वन ग्लास ड्रिंक। वो उस वक्त क्लब में बैठा अपने शिकार का वेट कर रहा था। तभी किसी ने बारटेंडर से आकर कहा। वो उकाबी नजरें चारों अतराफ में दौड़ा रहा था। तभी उस शख्स ने ग्लास में मौजूद ड्रिंक उसके ऊपर उंडेल दिया। वो शदीद गुस्से से उठा और सामने खड़े नशे में धुत इंसान को घूरने लगा, जो दो लड़कियों को अपनी बाहों में लिए खड़ा उसे देख रहा था। अबे ओ, ये अंग्रेजी का रोब हम पे मत जमा। चल यहाँ आ, तेरे को बताता हूँ कि तू क्या भला है। वो शख्स खबासत अपने सीने पर हाथ रखकर उसे सरता पैर देखते हुए बोला, तो उसकी नज़रों से ही वो समझ गया कि वो किस किस्म का मर्द है। तुम अपनी इन लड़कियों के साथ जाओ, मैं आ गया ना तो तुम लेटने के काबिल भी नहीं रहोगे। वो उन दोनों लड़कियों की तरफ इशारा करता वापस अपनी उकाबी निगाहें चारों तरफ दौड़ाने लगा। तभी सामने खड़ा शख्स उसकी बात पर आग बगूला होकर आगे बढ़ा और पहली गलती उसका गर्दन पकड़ा। फिर क्या था, पूरे क्लब में उस इंसान के चीखने और कैप्टन साहब का गुस्सा जो वहाँ की सभी चीज़ों पर उतरने लगा था, जबकि वहाँ मौजूद इंसानों पर भी। वो उसी जगह पर जा बैठा। तभी वो फिर से उठा। तूने मेरे साथ ये करके अच्छा नहीं किया। तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है। वो शख्स शदीद गुस्से से उसके सर पर खड़ा चीख रहा था। यस, आई डोंट नो हु आर यू। वो अपने लबों में सिगरेट रखकर सुलगाते हुए बगैर उसे देखे स्पाट लहजे में पूछने लगा। मेरा नाम जकी मलिक है। मैं होने वाले मिनिस्टर ज़मीर मलिक का बेटा हूँ। वो फ़ख्र से सीना चौड़ा करता हुआ कहने लगा, लेकिन उसके एक वार ने उसके पीछे की तरफ उसे धकेला और वो फर्श पर जा गिरा। अब गुस्से की जगह हैरत से उसे देख रहा था, जो कुर्सी पर बिल्कुल उसके सामने टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा था। अच्छा हुआ जो तुमने अपना पता दे दिया, वरना मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ जाती तुम्हें ढूंढते हुए। अब से तुम्हारी और तुम्हारे बाप के ज़मीर को जगाने मैं रोज़ तुम्हारे घर आया करूँगा। लेज़ी बॉय, तैयार रहना। तुमने एक ऐसे एनिमी को ललकारा है जो सिर्फ सर काट कर ही दम लेता है। जकी मलिक सामने बैठे शख्स को अब खौफज़दा नज़रों से देख रहा था, जो स्याह कपड़ों में मलबूस अपने मजबूत कसरती जिस्म की वजह से वहाँ सबसे अलग लग रहा था। जबकि उस वक्त जकी मलिक को वो एक ऐसा डेविल लग रहा था जो पता नहीं क्या करने वाला था। वैसे लेजी बॉय, क्या तुम एक नामर्द हो? थोड़ी देर पहले की जकी मलिक की बात को याद करते वो संजीदगी से उसे देखते हुए पूछने लगा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं नामर्द नहीं हूँ। अगर तुम्हें शक हो रहा है तो कहो, अभी तुम्हें ट्रेलर दिखाता हूँ। उसकी बात पर जकी मलिक साहब गुस्से से बोला, फिर आखिर में खबासत भरी मुस्कुराहट सजा कर देखते हुए उसे बोला। उसकी नज़रों से वो मायनी खेजी पर मुस्कुराया। बकवास मैं नहीं लेजी बॉय, ये तुम्हारी नज़रें कर रही हैं जो लड़कियों को कम और भरपूर जवान मर्द को ज़्यादा ताड़ रही हैं। वो उसे गुस्सा दिलाकर उठा, क्योंकि सामने उसे अपना शिकार आता हुआ नजर आया था। लेकिन जकी मलिक की बदकिस्मती थी या उसके शिकार की खुशकिस्मती, जो उसके सामने जकी मलिक ने आकर उसके चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। व्हाट! वो हलक के बल चिल्लाया तो जकी मलिक के साथ वहां मौजूद सभी लोग डर गए, जबकि वो गुस्से से बुरी तरह लरज रहा था। सब आंखों में चिंगारियां फूट रही थी। तभी उसकी गुस्सीली और सख्त नजरें जकी मलिक के ऊपर गाड़ कर कदम आगे बढ़ाकर शिद्दत से उसे गर्दन से दबोच कर वो उसे ऊपर उठा गया। वो ये सब याद करता मुस्कुराने लगा। एक पुरस्कार मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर वो उठा। 1 साल हो गया था उससे मिले, उसे डोज भी तो उसने नहीं दिया था। इस मुलाकात के बाद उसे उठते देख उसकी पूरी टीम उठी और सामने बैठे सीनियर ने ताज्जुब से उसे देखा। बॉस, जल्द सारे जुर्म के गीदड़ कब्र में सोए हुए मिलेंगे आपको। आई स्वेयर, वो सब अब तक मुझसे नहीं मिले हैं, अब मिलकर बहुत पछताने वाले हैं। खासकर वो जकी मलिक, ज़मीर मलिक का बेटा। सैल्यूट करने के बाद वो स्पाट लहजे में कहता यकदम से पीछे मुड़ा और सुर्ख चेहरे के साथ वहां से निकलता चला गया। अब वो उन सब गुनाहगारों को बिल्कुल भी बख्शने वाला नहीं था, और उसकी टीम को तो अभी से उन सब पर रहम आने लगा था कि उन सब का हाल बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि उनके आगे चलता शख्स एक चलता फिरता आइटम बॉम्ब था। जकी मलिक नफरत में जला उस अली उर्फ आतिश बेग की असलियत और कल रात के उसके काले कारनामे के बारे में गांव में जितने भी दरख्त थे उनके ऊपर ये पोस्टर्स लगाकर सामने लाने के लिए लगा रहा था उन पर ये पोस्टर लगाकर सामने लाने के लिए कर रहा था, ये जाने बगैर कि अब से कुछ देर बाद उसका आखिरी दिन शुरू होने वाला था। उन पोस्टर्स पर अली उर्फ आतिश बेग, जो कल रात तारीकी का फ़ायदा उठाकर अपनी ही हवेली की इज्जत पर हाथ डालकर फरार हो गया था, उसी बारे में लिखा था। हाय लेजी बॉय, 1 साल से तुम्हें डोज नहीं दे सका, इसलिए तहे दिल से माजरत।
बट अब आ गया हूँ ना, सारी कसर पूरी करके जाऊँगा। वैसे ये क्या है, मुझे दिखाओ, मैं देखूँ तो आजकल मेरा बॉय कर क्या रहा है। ज़की मलिक सारे पोस्टर्स लगाने के बाद गांव से निकलकर उस छोटे से ढाबे नुमा होटल में खाना खा रहा था कि तभी एक मजबूत शिकंजे ने उसके हलक में निवाला अटकाया। आजकल तो तुम बहुत खूबसूरत काम कर रहे हो। वैसे तुम्हारा पार्टनर कौन है? क्या ये गीदड़ है? और इसने किसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया? पोस्टर पर लगी आतिश बेग की तस्वीर को देख नफरत से घूरता वो अपनी पकड़ उसकी गर्दन पर मजबूत कर गया तो मलिक के हलक में निवाला फंसने की वजह से खुद को मरते हुए वो महसूस करने लगा। अपनी चचा की बेटी के साथ इसने ज्यादती की है और तुम्हें मेरा पता कैसे चला? उसके छोड़ने पर वो खांसते हुए बोला तो उसकी बात पर वो थोड़ा सा आगे को झुका और नाक उसकी गर्दन के पास लाकर सूंघने लगा और उसे किसी कुत्ते की तरह सूंघते देख वो नासमझी से उसे देखने लगा। तुम जैसे गीदड़ों को सूंघना भी आजकल महंगा पड़ता है क्योंकि आजकल गीदड़ नहाते ज़रा कम है। ज़की मलिक के सवाल की बजाय वो अजीब जवाब देता उस चारपाई से उठा जिस पर ज़की मलिक बैठा था। तुम कहाँ जा रहे हो? बताओ तुम्हें मेरा पता कैसे चला, जलील कमीने इंसान। ज़की मलिक ने शदीद गुस्से से उसे मोटी मोटी गालियां देते हुए कहा और यही लम्हा शायद ज़की मलिक का आखिरी था। वो मुड़ा और सर्द निगाह से उसे देखने लगा। मैं मुजरिमों को सूंघ कर उनका पता निकालता हूँ। वो क्या है ना कि मुझे कंप्यूटर से ज़्यादा अपने इस मगरूर नाक पर यकीन है। वो अपनी मगरूरियत से उठी नाक पर रिवॉल्वर रखकर संजीदगी से कहने लगा। वो कुछ दूर ठहरा लेकिन उस पर उसने गोली नहीं चलाई बल्कि ज़की मलिक के पीछे खड़ी अपनी टीम को उसने इशारा किया। वो उस जैसे क्रिमिनल को अपनी गोली से नहीं बल्कि दहशत से ख़त्म करना चाहता था। वो उस जैसे गीदड़ों को तो इतनी आसान मौत नहीं देता था, तड़पा तड़पा कर मारता था, रोज़ मारता था। खोलो मुझे, ये क्या हरकत है जलील इंसान। माँ मेहर की जब आंखें खुली तो रस्सियों में जकड़े पाता खुद को रस्सियों में जकड़े पाए देख जिससे उसने कल उसे बांधा था। वो शिद्दत से चीखी और खुद को छुड़ाने लगी। नहीं खोलूंगा लड़की, इसी लायक हो तुम। अगर कल तुम मुझे ना बांधती तो पीर साईं को इतनी मुश्किल ना होती और ना ही तुम्हारी दोस्त हॉस्पिटल में होती। तुम एक सेल्फिश लड़की हो, सिर्फ खुद के बारे में सोचती हो। दूसरा मरता है मरे, जी रहा है जिए, इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं। तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार है। मजबूत होने का ये मतलब नहीं कि तुम हर खतरे में हाथ डाल लोगी। आलमदाद को जब गजलान साईं और नूरे हरम का पता चला वो शदीद गुस्से में आकर माँ मेहर को उसी रस्सियों से जकड़ कर उसे एहसास दिलाना चाहता था कि कभी कभी इंसान की एक गलती नुकसान का बाइस बन जाती है। अगर उसने उसे बांधा ना होता तो आज गजलान साईं इतने दर्द में ना होता और ना ही नूरे हरम हॉस्पिटल में। उसे रह रहकर माँ मेहर पर गुस्सा आ रहा था कि क्या हुआ नूरी को, वो हॉस्पिटल में क्यों है। वो नूरे हरम का हॉस्पिटल में सुनकर तड़प उठी और आंखों में तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारी दोस्त हॉस्पिटल में है। आलमदाद ने सख्त ताव में आकर उसे कहा कि क्या मतलब। वो उसकी जानिब देखते बोली तो आलमदाद शदीद गुस्से में आकर उस पर झुका और कहने लगा, लड़की, अगर रात तुमने मुझे बांधा ना होता तो शायद आज सुबह ये गांव वाले तुम्हारी दोस्त को उठा कर ना ले जाते। अब तुम यहीं इन्हीं रस्सियों में कैद रहो ताकि तुम्हें भी पता चले कि गलती करने का अंजाम क्या होता है। उसकी थोड़ी को अपनी गिरफ्त में लेकर एक झटके से उसे छोड़ता वो पीछे हुआ और फिर उसकी नज़रों से दूर होकर वहां से निकलने लगा जबकि वो पीछे गुस्से से चीखती रह गई। अली उर्फ आतिश बेग उस जंगल में भाग रहा था। उस वक्त फजर का वक्त हो रहा था और थोड़ी देर बाद ही बस उजाला होने वाला था। अब वो शहर तो जा नहीं सकता था क्योंकि अब तक हवेली वालों को पता चल गया होगा कि उन पर एक बार फिर से कयामत आकर गुजर गई है। वो हवेली से सीधा यहाँ आया था छुपने के लिए। अब वो सामने बने एक छोटे से घर की तरफ बढ़ने लगा और जब वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने एक खूबसूरत लड़की को रस्सियों में जकड़े देख वहीं रुका, लेकिन फिर चेहरे पर कमीनगी भरी मुस्कुराहट सजाए वो उस जानिब बढ़ा जहाँ वो लड़की कुर्सी से बंधी खुद को रस्सियों से आज़ाद कर रही थी। मैं कुछ मदद करूँ? दूसरी तरफ माँ मेहर जो गुस्से से उस शख्स को गालियां दे रही थी और साथ ही खुद को छुड़वा भी रही थी, अपने करीब एक मर्दाना आवाज़ सुनकर चौंकी। हु आर यू? वो एक मर्द को वहां देखती सख्त नज़रों से उसे घूरती हुई बोली। उसकी नज़रों में हवस वो अच्छे से पढ़ सकती थी।
आई एम अ डेविल मैन, वो अपने सीने पर हाथ फेरते खबासत से बोला, जबकि सामने बैठी लड़की को कमज़ोर समझकर वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। एंड आई एम अ डेविल गर्ल यू बास्टर्ड, रस्सियों से आज़ाद कराती खुद को वो गुस्से से अपनी टांगें उठाकर उस बेगैरत इंसान के चेहरे पर मारकर पीछे हटी। अली उर्फ आतिश बेग उसके किक मारने पर पीछे जा गिरा, सदमे से उस लड़की को देखने लगा जो शदीद गुस्से से खड़ी उसे घूर रही थी। यहाँ से चलते बनो, वरना वो हाल करूंगी मैं तुम्हारा कि तुम अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के काबिल भी ना रहोगे। जलील इंसान, उसे कॉलर से पकड़ती वो गुस्से से चीखते हुए बोली, जबकि वो औरतों को कमज़ोर समझकर उनके साथ ज्यादती करने वाला दरिंदा आज शौक में था कि एक औरत के हाथों मार खाकर वो कैसे पड़ा था। माँ महर उसे इसी तरह नीचे गिरा देख खुद ही वहां से निकल गई। एक स्याह नकाब पोश डॉक्टर हातिम खान के ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त पूरा हॉस्पिटल सन्नाटे में डूबा था। रात के 3 बज रहे थे। डॉक्टर सरदार हातिम खान, फक योर रूल्स एंड फक योर हॉस्पिटल एंड योर सेल्फ, वो अपने चेहरे से नकाब हटाकर डॉक्टर हातिम खान के रूम में दाखिल हुआ और सामने लगे कैमरे के ऊपर अपने मुंह से बबलगम निकाल कर लगाते पुरस्कार मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर सामने टेबल की जानिब बढ़ा और टॉर्च खोलकर वहां मौजूद सभी मरीजों के फाइल में से उस फाइल को ढूंढने लगा। मैंने सही पहचाना डोल, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है और मुझे पता है कि इसमें कौन मुलविस है, पर डोंट वरी, उस कमीने की गर्दन बहुत जल्द मेरी मुट्ठी में होगी। वो नफरत से कहता उस फाइल को वापस उसी जगह पर रखकर तेजी से बाहर निकला। अब उसके कदम उस रूम की जानिब थे जहां वो गजाली से आंखों वाली मोम की गुड़िया एडमिट थी। ए सिली गर्ल, आर यू मैड? जब वो उसके रूम में पहुंचा तो सामने के मंजर पर वो आग बगूला होकर तेजी से आगे बढ़ा, जबकि फातिमा शाह अपनी जिंदगी से बेजार होकर सामने रखे मेडिकल किट से चाकू हाथ में पकड़कर अपनी नस काटने की कोशिश में थी। उस सख्त लहजे पर वो डर गई। ये क्या कर रही थी तुम सिली गर्ल? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बताओ। मेरा मेरे भाई का क्या होता? उसका तो पूरा इमेज खराब हो जाता, साथ ही ये हॉस्पिटल से भी उसे हाथ धोना पड़ता। वो उसे शानों से पकड़कर पीछे दीवार पर गुस्से से पुश करता सख्त लहजे में बोला। उसे अभी थोड़ी देर पहले लगा कि अगर वो लड़की कुछ गलत कर लेती तो उसका क्या होता। ये सोच अब बार बार उसके दिमाग में आकर उसे जनूनी बना रही थी। छोड़िए। वो रात के उस वक्त एक मर्द की उंगलियों का लम्स अपने शाने पर महसूस करती बुरी तरह से कांप कर अटकते हुए बोली, शट अप। उसके डरने पर न जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगा तो वो गुस्से से चीखा। वो डर के मारे जोर से चीखी, आज मैंने बचाया है, कल कौन बचाएगा तुम्हें? हाँ, ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा है। मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुदकुशी जैसा गुनाह करो। वो सब कुछ तुमने नहीं किया। तुम गुनाहगार नहीं हो, जिसने तुम्हारे साथ किया वो गुनाहगार है। लेकिन अभी जो तुम करने वाली थी ना, मैं ना आता और तुम अपने काम में कामयाब हो जाती तो तुम गुनाहगार बन जाती, समझी? वो उसे जोर जोर से झंझोड़ते हुए सर्द लहजे में बोल रहा था, जबकि वो उसकी आवाज़ और लम्स पर बुरी तरह लरस कर डर के मारे रोए जा रही थी। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो ये लो, ये सारी गोलियां अपनी कनपटी में उतारो। अगर हिम्मत है तो करो, ये पकड़ो। अपना रिवॉल्वर उसके आगे करता वो शदीद गुस्से से बोला, डैम इट, कैच इट। उसे उसी तरह रोते हुए देख उसने गुस्से में आकर जबरदस्ती अपना रिवॉल्वर उसके नाजुक हाथों पर रखा। हिम्मत नहीं है ना मोहतरमा के अंदर, और चली है खुदकुशी करने। जब उसे रिवॉल्वर उसी तरह पकड़े खड़े देखा तो उसने तंजिया अंदाज में कहा। उसके हाथों से रिवॉल्वर लेकर उसे देखने लगा जो उसी तरह लरस लरस कर सिसकियां लेती रो रही थी, शाबाश, जाओ लेट जाओ, मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखना कि मेरी नज़रें तुम पर हैं। अगर तुमने फिर से ऐसा वैसा कुछ भी किया तो तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा यहाँ से। वो उसे लेटने का हुक्म देता, आखिर में उसे सख्त धमकी देता तेजी से रूम से बाहर निकला। फातिमा शाह उसके बाहर निकलते ही तेजी से बेड पर जाकर लेटी और सरता पैर कंबल ओढ़ गई, जबकि हैदर खान बाहर खड़ा उसे देख रहा था। उसकी हरकत पर वो मुस्कुरा उठा। एक हफ्ते बाद, शूट मी, आई सेड शूट मी। सामने खड़ा वो अपने जूनियर को अपना रिवॉल्वर थमाकर दूर जा खड़ा हुआ और संजीदगी से कहने लगा, जबकि उसका जूनियर फटी आंखों से अपने सर को देख रहा था। साइको तो वो पहले ही था, आज तो वो हर हद पार कर रहा था। भला एक लड़की से मिलने की खातिर कौन खुद को गोली मार सकता था? हाँ, एक साइको बददिमाग इंसान जरूर कर सकता था ऐसा। आई सेड शूट मी, डैम इट। वो उसे घूरते हुए सर्द लहजे में गुर्राया। सर, इज इट नेसेसरी? जूनियर संजीदगी से पूछने लगा। या
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो सिगरेट सुलगा कर अपने होंठों से लगाते स्पार्ट लहजे में कहता, अपने हाथों से अपने कंधे की जानिब फायर करने का कहता, इशारा करता। अपने जूनियर को डरा गया। बट वाई सर, एक लड़की के लिए आप ये सब क्यों कर रहे हैं? लड़की भी वो जिसके साथ। जूनियर सख्त तपते हुए लहजे में उसे देखकर कहने लगा, तो उसकी सब्ज आंखों में सुर्ख डोरे देखकर उसे खुद की गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। बकवास बंद करो अपनी। सब्ज आंखों में गुस्सा पता नहीं क्यों इतना आ गया था। उसकी रगें एकदम से क्यों तनने लगी थी। उसकी समझ से बाहर था ये सब कुछ। क्यों वो रोज़ उस लड़की को देखने के बहाने उस हॉस्पिटल जाता था जहां वो सिर्फ अपने बड़े भाई को तंग करने महीने में एक बार जाया करता था। अब क्यों उसका पत्थर दिल, जो कभी किसी के लिए मोम नहीं हुआ था, वो ज़िद्दी दिल रोज़ उसे उन स्याह खौफज़दा आंखों की नमी पहुँचने का करता था। वो पहले से साइको के नाम से हर जगह मशहूर था। अब उसका दिल क्यों चाहता था कि वो एक सड़क छाप आशिकों वाली हरकतें करता फिरे। था। जूनियर ने गोली उसकी घुरी के डर से चला दी। जब गोली ने उसके मजबूत कंधे को छुआ, वो दर्द से अपनी आंखें सख्ती से मीच गया। फिर थोड़ी देर बाद उसकी मूंछों तले सख्ती से दबे होंठ मुस्कुरा उठे। माय गुड बॉय। वो आंखें खोल अपना कंधा पकड़कर आगे बढ़ा और दूसरे हाथ से उसके सर पर हाथ रखकर अपनी सब्ज आंखों में चमक लिए वो शूटिंग हाउस से बाहर निकला। अब उसका रुख हॉस्पिटल की जानिब था। वो बुरी तरह से सिसक सिसक कर रो रही थी क्योंकि सामने खड़े उस साइको इंसान के मजबूत कंधे से लबालब खून बह रहा था। आई सेड स्टॉप दिस। जब वो खामोश नहीं हुई तो मुकाबिल साहब गुस्से से अपनी रिवॉल्वर और दूसरे हाथ से निकालकर उसकी कनपटी पर रख कर गुर्राया। ओके, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम ये बंद करो। मुझे रोती धोती लड़कियां सख्त जहर लगती हैं। वो रिवॉल्वर हटाकर अब के नरमी से बोला। जबकि वो खामोश होने की बजाय और ज़्यादा तेज़ी से रोने लगी तो उसकी स्याह आंखों से निकलते मोतियों को देख उसकी सब्ज आंखें सख्त बेचैन हुई और उसके आंसू जैसे मैग्नेट की तरह उसे अपनी तरफ खींचने लगे। वो साकित और जामिद खड़ा था। यकदम से अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाने लगा। वो नाजुक वजूद बुरी तरह से लरस लरस कर सिसकियां ले रही थी। उसे अपनी तरफ बढ़ते देख डर के मारे उस हॉस्पिटल के छोटे से बेड से उठने की कोशिश करने लगी, मगर बेसुध। उसकी टांगों में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि अब खुद को सामने खड़े मर्द से बचा सके। नहीं, मेरे पास मत आना, नहीं। वो आंसुओं के गोले को अपने हलक में शिद्दत से उतरता महसूस करते रोते हुए बोली, जबकि मुकाबिल उसकी बात सुने बगैर आगे बढ़ रहा था। स्वीट गर्ल, कूल डाउन। आई एम नॉट डेविल, आई एम योर प्रोटेक्टर। वो आगे बढ़ा और बेसाख्ता अपनी मजबूत उंगलियों के पोरों से उसकी दराज पलकों से फिसलते नमकीन पानियों को छूकर गहरे लहजे में बोला, मुझे हाथ मत लगाएं, घिन आती है मुझे मर्दों के छूने से। हटें, सामने से हटें, मर जाऊंगी मैं। वो तेजी से पीछे हटती नफरत से बोली। उसकी आंखों में नफरत देख वो मुट्ठी गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कसकर रह गया, क्योंकि ये पहली लड़की थी जो उससे इस तरह पेश आ रही थी। वरना जो लड़की उससे मिलती नजरें झुकाना उसके लिए मुश्किल हो जाता। लेकिन फातिमा उन लड़कियों की तरह इस हादसे से पहले भी नहीं थी कि मर्दों के साथ फ्री हो जाती। उन्हें खुद को छूने देना उन लड़कियों का काम था। लेकिन ना वो पहले ऐसी थी और ना अब तो वो मर्दों से भी नफरत करने लगी थी। जब भी सामने मर्द देखती डर जाती। स्टॉप इट, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा रहा, ये देखो दूर हट रहा हूँ। उसे रोते हुए देख वो कहते साथ पीछे हटने लगा। ये यहाँ से चले चले जाए, यहाँ से प्लीज़। उस लड़की की लरजती आवाज़ पर वो बेकरार नज़रों से उसे देखने लगा। ओके, चला जाऊंगा मैं, प्लीज़। तुम कल रात वाली गलती दोबारा मत करना, वरना इस बार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगा, बल्कि खुद अपने रिवॉल्वर की गोली तुम पर खर्च कर दूंगा। उसे कल रात की गलती का एहसास कराते वो करख लहजे में कहता। आखिर में धमकी देने लगा तो फातिमा शाह उसकी बात पर सहमी और उसे देखने लगी जो उसी को ही घूर रहा था। फिर उसकी स्याह आंखों में खौफ देख वो तेजी से बाहर निकला। शाह साईं। नूरे हरम की आंखें खुली तो हॉस्पिटल के बेड पर खुद को देखकर वो बेचैनी से गजलान साईं को ढूंढने लगी तो वो उसे पास ही बेड पर लेटा हुआ दिखाई दिया। हाथ आगे बढ़ाकर उसकी बंद मुड़ी हुई लंबी पलकों पर हाथ रखकर वो उसे पुकार उठी। शाह की जान। वो शायद थकन की वजह से नींद में था जो उसकी आवाज़ पर कहकर दोबारा से सो गया। नूरे हरम खामोशी से उसको देख रही थी। शाह साईं, हमें तकलीफ हो रही है, वो अब के रोते हुए बोली। वो एकदम से जाग उठा और नजरें नीचे किए उसे देखने लगा जो नम आंखों से उसी को देख रही थी। उसकी नम पलकों को देखकर वो डर गया कि कहीं उसे उसकी बेबी की सच्चाई का पता तो नहीं चल गया, क्योंकि वो ये बात उससे छुपाना चाहता था। वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता था, ना कि उसकी आंखों में नमी। शाह साईं की जान, कहाँ दर्द हो रहा है? क्या यहाँ?
वो तड़प कर उठा और उसकी गर्दन पर लगी पट्टी की जानिब इशारा करते पूछने लगा, तो वो नम आंखों से उसे देखती सर नफ़ी में हिलाने लगी। क्या यहाँ? अब वो उसके रुखसार की जानिब करता इशारा पूछने लगा, तो अब की बार भी वो नफ़ी में सर हिला गई। फिर खुद आगे बढ़ी और उसके सीने पर लगी कुशादा पट्टी पर सर रखकर रोते हुए बोली, शाह साईं, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है ना? गुस्ताख लड़की, ये हॉस्पिटल है, हमें मजबूर ना करें गुस्ताखी करने पर, वरना हम आपको यही बताएंगे कि हमें कहाँ कहाँ तकलीफ़ हो रही है। वो उसकी पेशानी पर लब रखता मायनी खेजी से बोला, तो नूरे हरम अपने अजली बेबाक निगाहों से उसे देखने लगी। तो हमने आपको कब रोका है हमारे गुस्ताख साईं? वो बेबाकी से बोलती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई, वरना तो उसे तकलीफ में देखकर वो मुस्कुराना ही भूल गया था। गुस्ताख लड़की, सोच लो, ये हमारी गुस्ताखी आपको कहीं महंगी ही ना पड़ जाए। पहली बार वो शरीर नज़रों से उसे देखता बेबाक लहजे में बोला, जिसे सुनकर वो लड़की शर्माने की बजाय मायनी खेजी से मुस्कुरा कर उसे देखने लगी। हमें हर महंगी चीज़ ही पसंद है शाह साईं।